हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी श्रीपान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग विकास, अधिगम और बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा हिस्ट्री मटेरियल मिलने वाला है जो कि आपको सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध क्या है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि क्या होती है ये जान लेते हैं। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिणाम के लिए होता है, जैसे बच्चों के व्यवहार, उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई, उनके क्रियाकलाप आदि के लिए हम लोग वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वृद्धि क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और वृद्धि की जो क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है। कुछ टाइम तक ये बहुत तेज़ी से चलती है, यानी कि शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी कि किशोरावस्था तक जाते जाते वृद्धि रुक सी जाती है। जबकि विकास क्या है, विकास शब्द का प्रयोग हम लोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी करते हैं, जैसे बच्चों की कार्यकुशलता, उनकी क्षमता आदि के लिए हम लोग विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विकास क्या है, ये एक अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखे हुए है। विकास क्या है, ये एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ये निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। विकास माँ के गर्भ से और मृत्यु तक चलता है। तो ये था विकास और वृद्धि में अंतर। अब हम लोग बात करेंगे मानव विकास की अवस्थाओं की। तो दोस्तों, मानव विकास की तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं वो बस 3 ही अवस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी है, शैशवावस्था जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, बाल्यावस्था जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, और किशोरावस्था जिसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। जन्म से 6 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, और 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग बाल्यावस्था, और 12 से 18 साल की एज को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। अब इन सभी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था की बात करें तो इसमें मानसिक व शारीरिक जो विकास होता है बहुत तीव्र होता है, और इसमें दोहराने व अनुकरण करने की बहुत ही तीव्र प्रवृत्ति होती है। और ये जो काल है वो सीखने का आदर्श काल माना जाता है, यानी कि सीखने की सबसे उत्तम अवस्था शैशवावस्था को माना जाता है। गैसेल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा प्रथम 6 साल में बाद के 12 साल का 2 गुना सीख सकता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और बच्चे में जो काम प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में बच्चों में काम की भावना बहुत ही प्रबल होती है, और यही काम की भावना बाल्यावस्था में प्रसुप्त हो जाती है और फिर जाकर किशोरावस्था में उभरती है। बात करेंगे बाल्यावस्था की, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल एलिमेंट्री एज कहते हैं। इस अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग स्मार्ट एज भी कहते हैं। स्कूल एलिमेंट्री एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। इसको हम लोग डर्टी एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा खेल कूद में अपने आप को गंदा कर लेता है। इसको स्मार्ट एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें हमेशा स्फूर्ति में रहता है, उछल कूद करता रहता है। इस अवस्था में क्या होता है, लंबाई और भार बढ़ते हैं। बच्चों में चिंतन करने और तर्क करने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, और जो सीखने की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। कॉल और ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के संदर्भ में ये कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब बात करेंगे जीवन के सबसे कठिन काल की, किशोरावस्था की। कब से कब तक, 12 से 18 साल का होता है। इसमें लंबाई और भार के साथ साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 साल की उम्र में क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा वृद्धि होती है और तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं 12 से 14 साल की उम्र में, तो इसमें लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं।
ठीक है। वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक ही वृद्धि होती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। इस अवस्था को जीवन का तूफान काल, संघर्ष काल, बड़े बल तनाव का काल किसने कहा? स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा। स्टेनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ही एडोलसेंस था। ये पुस्तक सन 1904 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने ये कहा कि किशोरावस्था जो है वो बड़े बल, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक नामक एक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था के संदर्भ में ये कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो यहाँ पे हमने विकास के बारे में और विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे अधिगम की, यानी कि लर्निंग क्या होता है, सीखना क्या होता है। तो सबसे पहले अधिगम की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले बीएफ स्किनर के अनुसार अधिगम क्या होता है जानते हैं। तो इनका कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बहुत आसान सी परिभाषा है बीएफ स्किनर की, कि अगर हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य हो रहा है तो यही प्रोसेस लर्निंग है, यानी कि सीखना है। क्रो एंड क्रो के अभिकथन देख लेते हैं। इनका कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान, आत्म वृत्तियों का अर्जन है, यानी कि अगर हम लोग सीख रहे हैं तो इसमें हम लोग ज्ञान को, अभिवृत्तियों का अर्जन कर रहे हैं। वुडवर्थ का कहना यह है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को ज्ञान अब हम लोग बात करेंगे अधिगम की। अधिगम क्या होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को देख लेते हैं, जो कि कथन के रूप में आपके सामने दिख रही है। सबसे पहले बात करेंगे बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर का कहना क्या है? इनका कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यानी कि अगर हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य हो रहा है तो यही प्रोसेस क्या है, सीखना है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी देख लेते हैं। इनका कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि अगर हम आदतों को, ज्ञान को और अभिवृत्तियों को अर्जित कर रहे हैं तो यही क्या है, सीखना है। वुडवर्थ महोदय का कहना क्या है? इनका कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है, यानी कि अगर हम नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित कर रहे हैं तो ये प्रोसेस सीखना है, ऐसा वुडवर्थ का कहना है। गेट्स महोदय क्या कह रहे हैं? गेट्स महोदय का कथन ये है अधिगम के संदर्भ में कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग के जरिए अपने बिहेवियर में जो चेंजेस लाते हैं ये क्या है, सीखना है, ऐसा गेट्स महोदय का कहना है। अब हम लोग सीखना यानी कि अधिगम की विशेषताएं क्या है ये भी जान लेते हैं। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण विकास, अनुकूलन, नया कार्य वातावरण की उपज, निरंतर व्यवहार में परिवर्तन, विवेकपूर्ण और सार्वभौमिक खोज है। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में मैं पूरा विकास, अधिगम और बुद्धि को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी चल। अब हम लोग बात करेंगे अधिगम के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत को देने के लिए प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। चूहे पर इन्होंने प्रयोग कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले एक स्किनर बॉक्स लिया और उस बॉक्स की संरचना ऐसी बनाई जिसमें कि एक रो में बहुत सारी छोटी छोटी स्विच लगी हुई थी और उस बॉक्स में अंधेरा था। उसमें चूहे को डाल दिया, चूहा इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा। अचानक वो उस रो में पहुंचा जिस रो में बहुत सारी स्विच लगी हुई थी और उन्हीं स्विच में से एक स्विच चूहे के पैर से दब गई। जैसे स्विच दबी, चूहे के पैर से स्विच का दबना था कि उस बॉक्स में उजाला हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश की रोशनी में चूहे को खाना मिल गया। फिर चूहा इधर उधर घूमता रहा, फिर वहीं पे पहुंचा, फिर अगली स्विच उसके पैर से दबी, फिर उसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में चूहे को भोजन मिल गया। इस प्रकार से कई बार यही प्रोसेस हुआ तो चूहे को यह अधिगम हो गया, ये एहसास हो गया कि पूरे पिंजरे में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ भी मिलेगा इसी रो में,
इसी लाइन में मिलेगा। इस तरह से चूहा उस लाइन में चलता गया और उसको भोजन होता गया। इस तरह से चूहे को अधिगम हो गया। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। अब हम लोग बात करेंगे इस सिद्धांत की, यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत के कुछ उपनाम के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पूछे कि क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि आर्यस सिद्धांत किसने दिया, संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया, कार्यालक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों याद रखना, ये सभी सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के ही उपनाम हैं, जिसको BF स्किनर ने दिया था। अब हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत की, जिसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने, और इन्होंने प्रयोग बॉबी डॉल और जोकर पे किया था। इन्होंने क्या किया था, 10-10 बच्चों की टोली बनाई थी, 3 टोली 10-10 बच्चों की बनाई, और उन 10-10 बच्चों को उन्होंने मूवीज़ दिखाई। मूवीज़ में हिंसात्मक व्यवहार भी थे और अहिंसा के व्यवहार भी थे और नॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं वो भी थे। तीनों मूवीज़ दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को अलग अलग वैसे ही कमरे में लेके गए जैसा कि उन्होंने मूवी में दिखाया था। तो जिस बच्चों ने हिंसात्मक व्यवहार को देखा था वो बच्चे हिंसा करने लगे, जिन लोगों ने अहिंसावादी व्यवहार को देखा था उन्होंने अहिंसा की, यानी कि उन्होंने झगड़ा नहीं की। तो इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत से रिजल्ट ये निकाला कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जाता है, अधिगम के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। तो वो सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अब हम लोग बात करेंगे अगले सिद्धांत की, जो कि है पुनर्वलन का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया था, इसीलिए इसको हल का सिद्धांत भी कहते हैं। CL हल पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रतिपादक है। इन्होंने प्रयोग चूहे और बिल्ली दोनों पे किया था। अब इस सिद्धांत के कुछ उपनाम मैं आपको बता दूं। पुनर्वलन के सिद्धांत को ही हम लोग प्रवलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण, सतत अधिगम सिद्धांत, क्रमबद्ध सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर इन सभी नामों से आपसे परीक्षा में पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी सिद्धांत ही पुनर्वलन के सिद्धांत है, जिनको कि CL हल ने दिया था। अब हम लोग बात करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की। तो इसके प्रतिपादक कौन है, IP पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत को देने के लिए प्रयोग कुत्ते पे किया था। कैसे किया था, इन्होंने एक कुत्ते को लिया जिसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और कुत्ते के मुंह में एक ट्यूब नली लगा दी, और कुत्ते को प्रयोग करने वाली मेज पर बांधा और उसके सामने 2 उद्दीपक रखे, एक कृत्रिम उद्दीपक और एक प्राकृतिक उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक में उन्होंने घंटी बजाई और प्राकृतिक उद्दीपक में उन्होंने खाने को कुत्ते के सामने रखा। जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती तब उसके सामने खाना दिया जाता था, तो खाना को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। यही प्रोसेस कई दिनों तक अपनाया गया और कुछ दिनों के बाद कुत्ते के सामने बस घंटी ही बजाई गई और उसके सामने खाना नहीं रखा गया। तब भी कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपकी जितना कि वो घंटी और खाना दोनों उद्दीपकों को देखने पर टपकाता था। तो इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। जिस प्रकार खाना और भोजन में सिर्फ घंटी बजाने पे ही खाना और घंटी में सिर्फ घंटी बजाने पे ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, उसी तरह हम अगर अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराएंगे तो वो वही प्रतिक्रिया देगा जो स्वाभाविक उद्दीपक देगा। अब इस सिद्धांत के कुछ उपनाम की बात कर लें तो इसको हम लोग क्लासिकल डेवलपमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का नाम है। इसको हम लोग CR थ्योरी भी कहते हैं। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी इसी सिद्धांत का नाम है। अब हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और सिद्धांत को ओरली बता दूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको कि एडवर्ड L. थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत के लिए प्रयोग
बिल्ली पे किया था और दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा दिया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम लोग सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, जिसको कि कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जो कि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था। गेस्टाल्टवाद क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि क्या होती है और बुद्धि के कुछ इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया ये जान लेते हैं। तो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। ठीक है, अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है और उसकी वास्तविक आयु 10 साल है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी, उसकी बुद्धि लब्धि आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 हो जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने किसने, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं टर्मन ने जो विभाजन किया था बच्चों का बुद्धि लब्धि के आधार पर उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ 2% होते हैं और उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 या उससे ज़्यादा होती है। ऐसा कौन कह रहे हैं, टर्मन कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रखर बुद्धि वाले यानी कि अति श्रेष्ठ बुद्धि के बालकों की बात करें तो इनकी बुद्धि लब्धि 120 से लेकर के 139 होती है। श्रेष्ठ या फिर तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की बात करें तो इनकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 तक होती है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 या फिर 109 तक होती है। मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 89 और निर्बल या फिर क्षीण बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से 79 तक होती है। जो बच्चे मूर्ख होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 59 और मूढ़ बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 45 से 49 होती है। और जो महामूर्ख होते हैं जिनको हम लोग जड़ बुद्धि या फिर हीन कहते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 तक होती है। तो यहाँ पे हमने बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण भी जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। सबसे पहले बात करेंगे एक तत्व या फिर एक कारक सिद्धांत, जिसको हम लोग निरंकुशता सिद्धांत भी कहते हैं, निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको कि अल्फ्रेड बीने ने दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा कि बुद्धि के सिर्फ एक ही कारक होता है, जिसको बाद में स्पीयरमैन ने रिजेक्ट करते हुए अपना सिद्धांत दिया, जिसको बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं, जिसमें एक होता है एस फैक्टर और दूसरा होता है जी फैक्टर। उसके बाद त्रितत्व सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत दिया गया, जिसको स्पीयरमैन ने ही दिया। उसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया। त्रितत्व सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया और बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया। उसके बाद बहुतत्व या फिर बहुकारक सिद्धांत या फिर रेत का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। थॉर्नडाइक ने ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो कि अधिगम का सिद्धांत है वो भी दिया था। ठीक है, कृत्रिम महत्व का सिद्धांत किसने दिया था, बर्ट और बर्नोन ने दिया था। और यहाँ पे जो एक तत्व का सिद्धांत यानी कि एक कारक का सिद्धांत है वो सिद्धांत सबसे पुराना और प्राचीन है। प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करें यानी कि सैंपल थ्योरी की, तो इसको थॉम्पसन ने दिया था, थॉम्पसन ने। और तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल महोदय ने दिया था। आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम ने। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने। और क व ख का सिद्धांत हैन ने दिया था। जबकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया था, जिसमें उन्होंने विकास के 4 पहलुओं की बात की थी। कौन कौन, संवेदी पेशी अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन 4 अवस्थाओं को उन्होंने विकास को बांटा था। कभी मौका मिला तो मैं आपको जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। आप लोग हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको लगातार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो विश्व का जो पहला बुद्धि परीक्षण हुआ वो कब हुआ, किसने किया? तो 1905 में विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था, जो कि बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो भारत के पहले बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये हुआ था सन 1922 ईस्वी में C.H. राइस के द्वारा। ठीक है, बिने और साइमन ने सबसे पहले 1905 में और 1922 में C.H. राइस ने भारत में बुद्धि परीक्षण किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। किंडरगार्टन विधि, जो कि खेल के द्वारा सीखने की विधि है, जिसमें कि किंडरगार्टन यानी कि बच्चों को फूल और टीचर्स को माली और स्कूल को एक गार्डन कहा गया, वो विधि के जनक कौन थे? फ्रॉबेल थे। ठीक है, डाल्टन विधि के जनक कौन थे? मिस हेलेन पारखर्स्ट क्या थी? डाल्टन विधि के जनक। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक जो थे वो अल्बर्ट बंडूरा थे, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया था। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद क्या होता है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण पे बल देते हैं, यानी कि इनका कहना यह है कि अधिगम के लिए पूर्ण समस्या का बच्चों के सामने होना ज़रूरी है। और गेस्टाल्टवाद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1912 में हुई। कहाँ पे हुई? जर्मनी में हुई। किसने की? मैक्स वर्दीमर ने की। और इनके जो सहयोगी थे कर्ट कोफका और कोहलर थे। इन्हीं कोहलर ने ही इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत के लिए उन्होंने प्रयोग किया था किस पे? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। अब हम लोग बात करेंगे संरचनावाद। तो संरचनावाद के जो जनक हैं वो विलियम वुंट है। विलियम वुंट ने ही सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोली थी। मनोविश्लेषणवाद के जनक की बात करें तो फ्रायड हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। जिस समय जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई, ठीक उसी समय यानी कि 1912 में व्यवहारवाद की स्थापना अमेरिका में वाटसन के द्वारा की गई। संबंधवाद क्या है? संबंधवाद के जो जनक और पिता माने जाते हैं वो थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। मैंने अभी बताया, इस सिद्धांत को देने के लिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया गया था। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। और मनोविज्ञान के जो जनक हैं उनको विलियम वुंट को माना जाता है। तो यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बाल विकास से संबंधित डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक की। तो इनको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कैसे दिया? इन्होंने एक बिल्ली को लिया और उसको भूखा रखा और उस बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े की संरचना ऐसी थी कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था और पिंजड़े के बाहर उद्दीपक के रूप में एक मछली के टुकड़े को रख दिया गया। जैसे ही पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया गया और बिल्ली ने मछली के टुकड़े को देखा, वो उछल कूद करने लगी। उसको भूख बहुत तेज लगी थी, वो मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन वो पिंजड़े में बंद थी। उछल कूद करते करते संयोग से उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, जो कि पिंजड़े में लगा होता है। लीवर पे पैर पड़ने से पिंजड़ा खुल जाता है और वो जाके मछली को खा लेती है। यही प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है और ये देखा जाता है कि पहले की अपेक्षा बिल्ली दरवाज़ा खोलने में कम टाइम लेती है और अंत में वो एक ही बार में दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। तो इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था और उन्होंने इस सिद्धांत को देते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी भी काम को बार बार दोहराते हैं तो अगर हम लोग उसमें गलतियां भी करते हैं तो उस गलतियों से हम लोग सीखते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और SR थ्योरी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का ही अन्य नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और SR थ्योरी। अब हम लोग बात करेंगे NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, जिससे सवाल देखने को मिलते हैं। तो NCF 2005
इसका महत्व क्या है, इसी से रिलेटेड सवाल आता है, इसलिए मैंने महत्व यहाँ पे लिख दिया है। स्कूली जीवन को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना NCF 2005 का महत्व था। यानी कि जो स्कूली जीवन है उसको दैनिक जीवन की जो जिंदगी है उस जीवन से जोड़ना NCF का उद्देश्य था। रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि जो रटंत प्रणाली थी शिक्षा की उससे शिक्षा को मुक्त करना। चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान करना, यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, यानी कि बच्चों की अभिवृत्तियों, उनकी क्षमताओं और उनकी मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए टीचिंग कराना, ये भी NCF का महत्व था। बच्चों को सीखने व समझने का आकलन व मूल्यांकन करना, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा उसका इवेल्युएशन करना। शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया है एक्टिविटीज़ में जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, उनको भी सुनिश्चित करना, ये NCF का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी बातें बता दी जो कि आपको विकास, अधिगम और बुद्धि से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए।